ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन, उन्हीं के बयान पर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उनका बयान सामने आ गया है। अखिलेश यादव नसीहत दे रहे हैं, इतिहास सही दिशा ना दे सके तो चर्चा से बचें, इतिहास को इतिहास ही रहने दें, नौकरी, बेरोजगारी, आरक्षण पर चर्चा करनी चाहिए। आज हमारे साथ अन्याय हो रहा है, संविधान से ज्यादा हमारे लिए सम्मान की आज कोई चीज नहीं है। तो ये नसीहत जो अखिलेश यादव की तरफ से दी गई है, आप जानते हैं किस तरीके से रामजीलाल सुमन के साथ साथ इंद्रजीत सरोज, समाजवादी पार्टी के ये तमाम नेता एक के बाद एक इनकी तरफ से इतिहास के पन्ने पलटकर जो बयान दिए जा रहे थे, उसी पर अखिलेश यादव की नसीहत सामने है। मैंने उनका स्टेटमेंट नहीं सुना है, रामजीलाल सुमन जी का भी स्टेटमेंट मैंने नहीं सुना है, लेकिन मैं पार्टी में कहूँगा कि कोई भी सवाल इतिहास से जुड़ा नहीं कहा जाए, क्योंकि कई बार इतिहास में न जाने कैसी कैसी बातें हैं। मैं ये चाहता हूँ इतिहास की बातें अगर हमें अच्छा रास्ता न दिखा सकें, हमें कोई पॉजिटिव रास्ते पे न ले जा सकें, हमें सकारात्मक दिशा न दे सकें, तो इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए, इतिहास पे चर्चा नहीं करनी चाहिए। और अब आपको रामजीलाल सुमन का वो बयान सुनवा देती हूँ जिसको लेकर अखिलेश यादव ने पार्टी नेताओं को ये नसीहत दी है। अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है और तुम उन्हें जन्म दे बड़े मुर्दे मत उखाड़ो, गड्ढे बड़े उखाड़ोगे तो भारी पड़ जाएगा। ये लड़ाई उन लोगों से है जो हिंदुस्तान के मुसलमानों को बाबर की औलाद बताते हैं। लड़ाई लंबी है, इसलिए तो हमने कह दिया कि हिंदुस्तान के मुसलमान ने तो कभी बाबर को अपना आदर्श नहीं माना, तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानते, दूसरे संतों को मानते। तो हमने पूछ लिया कि जब तुम बाबर को कहोगे कि ये मुसलमान बाबर का डीएनए है, तो तुमने किसका डीएनए जरा बताओ। वहीं मंदिर वाले बयान को लेकर रामजीलाल सुमन की तरफ से अपनी बात को दोहरा दिया गया। एक तरीके से रामजीलाल सुमन कह रहे हैं कि उन्होंने तो कुछ भी गलत कहा नहीं, जो कहा है उन्होंने वो तथ्यों पर आधारित है। देखिए, मैंने जो कुछ कहा उसका एक ऐतिहासिक रेफरेंस है, मैं बेसर पर की बात नहीं करता, लेकिन मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि मेहरबानी करके वातावरण में तनाव पैदा मत करिए। और स्वाभाविक बात है कि मैं कोई बात कहूँ, इससे आवश्यक नहीं है कि सब लोग सहमत हों, लेकिन संसद जनतंत्र में संविधान है, कानून है, विरोध करने के तरीके हैं। अगर स्वस्थ विरोध होगा तो मैं उसका खुद स्वागत करूंगा। मेरी उनसे प्रार्थना है कि मेहरबानी करके हिंसक वातावरण न बनाएं, सामाजिक सौहार्द को न बिगाड़ें, ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना। अगली खबर का रुख करेंगे। मुंबई के अंधेरी ईस्ट में वेस्टर्न एक्सप्रेसवे के पास क्रिस्टल टावर में भीषण आग लगी है, जिससे मौके पर खड़ी कई गाड़ियां जलकर खाक हो गई। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग बुझाने का काम जारी है। गनीमत ये, आग लगने से जनहानि नहीं हुई है। माल का नुकसान तो खासा हुआ है, लेकिन ये गनीमत रही कि किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, मुंबई के अंधेरी ईस्ट पे यह हादसा हुआ है। यहाँ वेस्टर्न एक्सप्रेसवे के नजदीक ही क्रिस्टल टावर है और उन्हीं क्रिस्टल टावर में ये भीषण आग लगी, जिसके बाद यहाँ जो गाड़ियां खड़ी हुई थी वो भी इस आग की चपेट में आ गई। दमकल कर्मियों को आप देख रहे हैं, मौके पर पहुंचे हुए हैं, आग बुझाने की कोशिशों में जुटे हुए दमकल कर्मी। जो गाड़ियां आग की चपेट में आई थी वो पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई हैं। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस बुरी तरीके से जल चुकी हैं ये गाड़ियां। और जिस वक्त वो क्रिस्टल टावर उससे धुएं का गुबार उठ रहा था, उस वक्त की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। मुंबई की ये तस्वीरें जहां अंधेरी ईस्ट इलाके में आग लगी। और महाराष्ट्र के बाद अब मैं आपको ओडिशा लेकर चलूंगी। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा एक रहस्यमय वीडियो है, सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में ये एक पक्षी मंदिर के शिखर पर लगे पवित्र ध्वज को पंजों में दबाए उड़ता और मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाता नजर आ रहा है। वीडियो को लोग धार्मिक भावनाओं से जोड़कर देख रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ लोग इसे एक अशुभ संकेत का इशारा बता रहे हैं। अब सवाल उठ रहा है, क्या ये घटना वास्तव में किसी बड़े बदलाव की ओर इशारा करती है या ये सिर्फ एक संयोग है?
तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से ये एक पक्षी नजर आ रहा है और वो उड़ता हुआ कपड़ा जो इस पक्षी ने दबोचा हुआ है, पवित्र ध्वज है ये, जिसे इस पक्षी ने अपने पंजों में दबोच लिया और उसी के साथ फिर ये उड़ रहा है। मंदिर के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, जिस तरीके से परिक्रमा कर रहा हो, और उसके बाद उड़ गया। लेकिन ये तस्वीर जब सामने आई है उस वजह से अब चर्चा हो रही है कि कहीं ये किसी अनहोनी का अशुभ संकेत तो नहीं। इस तरीके के मन में लोगों के सवाल आ रहे हैं। हरिद्वार के रुड़की में एक मेडिकल स्टोर में घुसकर 3 युवकों ने मेडिकल स्टोर संचालक की लाठी डंडों से बेरहमी से पिटाई की है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मामला पीरान कलियर थाना क्षेत्र का है। युवक की पिटाई दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। बताया जा रहा है 2 परिवारों में विवाद चल रहा था। इसी के बाद एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के मेडिकल स्टोर पर धावा बोल दिया लाठी डंडों से। आसिफ नाम का युवक, जिसे बुरी तरीके से पीटा गया। युवक हमले से बचने की काफी कोशिश कर रहा था, लेकिन हमलावर उसे बेरहमी से पीटते रहे और फिर मौके से फरार हो गए। इस हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। अस्पताल में इलाज चल रहा है इस युवक का। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के अयोध्या से आ रही है, जहां राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। राम मंदिर ट्रस्ट को यह धमकी भरा ईमेल भेजा गया है। अयोध्या के साइबर थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। राम मंदिर ट्रस्ट ने एफआईआर दर्ज करवाई गई है क्योंकि राम मंदिर ट्रस्ट के ही ईमेल आईडी पर यह धमकी भरा मेल भेजा गया है। साइबर सेल इस धमकी भरे ईमेल की जांच कर रहा है। धमकी भरे ईमेल के बाद सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया। तो अयोध्या में प्रभु राम का दिव्य भव्य मंदिर और उसी मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक राय इस वक्त मौजूद है। विवेक, सबसे पहले तो ये बताइए कि धमकी भरा ईमेल कब मिला ट्रस्ट को, और साथ ही साथ ये मेल आने के बाद अब सुरक्षा और चाक चौबंद कैसे कर दी गई है यहाँ पर? देखिए, अब आपको बता दूं, सोमवार शाम को राम मंदिर ट्रस्ट को, इसके अलावा लगभग 10 से 15 के करीब ऐसे जिले हैं जिनके डीएम को एक मेल आया है, जिसमें अयोध्या में जो राम मंदिर ट्रस्ट को जो मैसेज आया है, जो मेल आया है, उसमें मंदिर की सुरक्षा बढ़ाने की बात कही गई है और कहा गया अगर ऐसा नहीं होगा तो उसको बम से उड़ा दिया जाएगा। जैसे ही इस तरीके की चीजों का जैसे ये मेल आया, उसके बाद ही जो वहाँ के लोग हैं, राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने इससे जुड़ी हुई साइबर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। ये जो मेल आया है, इसमें शुरुआती जांच में ये चीज पता चली है कि तमिलनाडु से ये जो मेल है वो आया है। और उसके बाद आपको बता दें कि एक तरफ जहाँ एफआईआर दर्ज हुई, उसके बाद राम मंदिर की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है, जांच भी की गई है। वहीं जो करीबन 10 से 15 जिलों में जो मेल आया, उसमें कुछ जिलों की जानकारी मिल पाई है। बाराबंकी, चंदौली, फिरोजाबाद जैसे जो जिले हैं, इन जिलों के डीएम को भी मेल आया है और इन जिलों के डीएम को मेल में ये कहा गया है कि वो कलेक्ट्रेट परिसर जो अपनी जो सुरक्षा है वो बढ़ा लें, नहीं तो उसको भी बम से उड़ा दिया जाएगा। नहीं, ये बड़ा विचित्र मामला लग रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो मेल आया है उस मेल में धमकी दी गई है, या फिर उस मेल में ये एक तरीके से ताकीद की गई है कि आप सुरक्षा बढ़ाओ, नहीं तो हमला हो सकता है? क्या है मेल का लब्बो-लुबाब आप? देखिए, बिल्कुल मेल में जो अयोध्या में जो मेल आया उसमें साफ तौर पर लिखा है बढ़ा लो मंदिर की सुरक्षा। हाँ। तो एक तरीके से एक मैसेज देने की कोशिश है कि जो कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अलर्ट रहे, या कुछ भी कोई ऐसी अनहोनी की दृष्टि के पहले जो है मेल जो है वो ये आया हुआ है। और मतलब एक तरीके से सतर्क करने वाला ये कहिए कि ये मेल जो है वो राम मंदिर ट्रस्ट को आया, और बाकी जो यूपी के जिलों में आप कह रहे हैं मेल भेजा गया है, उसका भी लब्बो-लुबाब वही है या वो कुछ अलग है? बाकी जो जिलों में मेल आया है, उन जिलों में कलेक्ट्रेट परिसर की सुरक्षा बढ़ाने को लेकर के मेल में बात कही गई है और कहा गया कलेक्ट्रेट परिसर की सुरक्षा जो है वो बढ़ा ली जाए, नहीं तो किसी भी समय कोई हादसा या बम इस तरीके की जो चीजें हैं वो की जा सकती है। बम से उड़ाने की जो धमकी है, ये भी इस मेल का आगे का जो हिस्सा है, उसमें इन परिसरों से चाहे राम मंदिर की बात है या फिर हम जो जिलों के कलेक्ट्रेट हैं उनको बम से उड़ाने की धमकी भी और सभी जितने मेल्स भेजे गए हैं, सभी आप बता रहे हैं कि सभी का कनेक्शन दक्षिण भारत तमिलनाडु से जुड़ रहा है? जी बिल्कुल, अभी शुरुआती जानकारी में ये सारे जो वो हैं उनकी तमिलनाडु से मेल आने की बात जो हमारे सूत्र है वो बता रहे हैं कि प्रथम निश्चय ये तमिलनाडु से आने की बात है। बाकी एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जांच इसकी शुरू है। बहुत शुक्रिया आपका विवेक, इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखिएगा और कोई खबर निकल कर आएगी इस पूरे मामले पर तो दर्शकों तक पहुंचाएंगे। हम आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख कर रहे हैं।
वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल आप जानते हैं किस तरीके से सुलग रहा है। आगजनी हुई है, पत्थर चले हैं, हिंसा के निशान जगह जगह नजर आ रहे हैं। पुलिस के साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों ने अब मोर्चा संभाल रखा है। हालात फिलहाल पश्चिम बंगाल में काबू में हैं, लेकिन विरोध की ये आग कब पूरी तरीके से बुझेगी कोई नहीं जानता। इस बीच पश्चिम बंगाल हिंसा में एक चौंकाने वाला एंगल सामने आ रहा है। जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक पश्चिम बंगाल में हिंसा क्यों फैली, जांच एजेंसियों ने इसकी पड़ताल शुरू की और शुरुआती जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हो रहा है, जिसके मुताबिक हिंसा के जो तार हैं वो बांग्लादेशी संगठनों से जुड़ने की आशंका है। हिंसा के पीछे अंसारुल बांग्लादेश जो आतंकी संगठन है उसका हाथ हो सकता है, ये सूत्र बता रहे हैं। इस संगठन के स्लीपर सेल ने बंगाल में हिंसा भड़काई। अंसारुल बांग्लादेश के लोग बंगाल की सीमा पर सक्रिय है। मुर्शिदाबाद तो आप जानते ही हैं, बिल्कुल सीमावर्ती जिला है बंगाल का। और पिछले 3 महीने से बताया जा रहा है कि बंगाल में हिंसा की प्लानिंग रची जा रही थी। पहले बंगाल में रामनवमी के दिन हिंसा करने की योजना थी, लेकिन क्योंकि रामनवमी के दिन सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे, इस वजह से जो षड्यंत्र था रामनवमी पर बंगाल का माहौल बिगाड़ने का, वो तो पूरा नहीं हो पाया। कड़ी सुरक्षा की वजह से रामनवमी वाले दिन बंगाल में हिंसा का प्लान फेल हो गया। इसके बाद वक्फ कानून को मुद्दा बनाकर लोगों को भड़काने का काम किया गया। मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई उसके बाद जांच एजेंसियों ने यह आशंका जताई है। बांग्लादेश से सटे भारत के दूसरे क्षेत्रों में भी हिंसा की आशंका है। इसी को लेकर और जानकारी के लिए सीधे न्यूज रूम लेकर चलेंगे आपको। हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त न्यूज रूम से ही हमारे साथ मौजूद हैं और जरा नीरज से समझते हैं किस तरीके से बंगाल में जो हिंसा हुई है उसके तार बांग्लादेश से जुड़ रहे हैं। नीरज, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल रोमाना, ये बात लगभग तय हो चुकी है कि जो हम देख रहे हैं पिछले 1 हफ्ते से मुर्शिदाबाद और दूसरे पश्चिम बंगाल के जो ज़िले हैं, इलाके हैं जहां पर यह हिंसा हुई है, उसमें ये बात सामने आई है खुद, क्योंकि जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको तैनात किया गया था कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश के बाद। तो उसमें ये निकल कर आया है, बीएसएफ ने जो अपनी रिपोर्ट दी है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट दी है, उसमें 2 संगठन जो है बांग्लादेश के, उनके नाम सामने आए कि इन दोनों संगठनों ने अपने स्लीपर सेल के जरिए ये जो वक्फ कानून को लेकर जो विरोध प्रदर्शन था इसमें हिंसा भड़काई है। और उसमें जो एक नाम आपने बताया अंसुरुल बांग्लादेश टीम का, एबीटी जिसको नाम कहा जाता है रोमाना, वो है। और दूसरा है जो जमाते बांग्लादेश है, जमाते मुजाहिदीन बांग्लादेश, जेएमबी है। ये 2 संगठन हैं और ये दोनों संगठन ही भारत में जो है इन पर बैन लगा हुआ है, क्योंकि इनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। जब तक शेख हसीना थी इन पर भी बैन लगा हुआ था, लेकिन अब इनको हटा दिया गया है जो नई सरकार आई, अंतरिम सरकार। तो इन दोनों ने ही यहाँ पर ये मुर्शिदाबाद में खासतौर से जो रिपोर्ट में लिखा है बीएसएफ की, कि उसमें इन्होंने वीडियो कॉल करके यहाँ के जो युवा थे, लड़कों को खासतौर से जो 15 से लेकर 20-25 साल तक के युवा हैं, उन सबको भड़काया। और जिसके चलते हमने देखा कि ये हिंसा जो है मुर्शिदाबाद में हुई, मालदा में हुई और दूसरे इलाकों में भी हुई है, ये उसका नतीजा ही है। तो ये दरअसल रोमाना जो है पिछले 7-8 महीने से जब से शेख हसीना की सरकार गई है, ये बांग्लादेश की जो भारत विरोधी नीतियां हैं उसका ही नतीजा है कि वो चाहते नहीं कि भारत जो है स्थिर रहे। कहीं ना कहीं स्थिरता और हिंसा फैलाने की कोशिश ये बांग्लादेश की सरकार जो है वो इन संगठनों के जरिए कर रही है, जो इन पर लगाम नहीं लगा रही है, और बल्कि जो लगाम लगी हुई थी उनको भी हटा ले गया। रोमाना, जो एबीटी जो है अंसारुल्लाह जो संगठन है, आपको अगर याद होगा कुछ साल पहले तक जो बांग्लादेश में जो ब्लॉगर्स की हत्या की जाती थी, निर्मम हत्या कर दी जाती थी, सार्वजनिक जगहों पे की जाती थी, अटैक्स जो होते थे, उसमें यह अंसारुल्लाह का नाम आता था। उसके बाद ही शेख हसीना ने इन पर बैन लगाया था, लेकिन अब इन्हें हटा लिया गया है। और एक बार फिर से यही आतंकी संगठन बांग्लादेश में जो सक्रिय हो रहे हैं और उन्हीं पर शक है। सूत्र ये बता रहे हैं कि उन्होंने बांग्लादेश में बैठकर अपने स्लीपर सेल्स की मदद से बंगाल में ये हिंसा की आग भड़काई। बहुत शुक्रिया आपका नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। हम आगे बढ़ रहे हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा मामले से जुड़ी इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दूं। मुर्शिदाबाद में पिता और बेटे की हत्या के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और पुलिस ने जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया है वो दोनों सगे भाई हैं, जाफराबाद के रहने वाले हैं। एक का नाम कालू नदाब, दूसरे का नाम दिलदार नदाब है। दोनों घटना के बाद से फरार थे। एक आरोपी को बांग्लादेश सीमा से गिरफ्तार किया गया और दूसरे को बीरभूम से गिरफ्तार किया गया है। तो ये 2 भाई हैं जिन्हें मुर्शिदाबाद में जो हत्या हुई है, 2 हत्या पिता और बेटे की, उस मामले में गिरफ्तार किया गया है। कालू नदाब, दिलदार नदाब, इनके नाम बताए जा रहे हैं।
वहीं पश्चिम बंगाल हिंसा पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। बंगाल जल रहा है और सीएम ममता बनर्जी चुप हैं, ये योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की तरफ से आरोप लगाया गया कि सेक्युलरिज्म के नाम पर ममता बनर्जी ने दंगाइयों को छूट दे दी। जिसे बांग्लादेश पसंद वो बांग्लादेश चला जाए। साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ ने मन से ये बातें कही हैं और इतने पर ही नहीं वो रुके। वो कह रहे हैं कि लातों के भूत बातों से मानेंगे नहीं। ममता बनर्जी तो दंगाइयों को शांति दूत कह रही हैं। दंगाई डंडे से ही मानेंगे, ये नसीहत सीएम योगी दे रहे हैं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए। और इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की थी। उन्होंने लोगों से कानून हाथ में ना लेने की भी अपील की थी। সবাইকে বলবো, শান্তিপূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলন করার অধিকার সকলের আছে উইথ পারমিশন, বাট প্লিজ দয়া করে সে যেই হোক, ABCDEFGA যেই বা হোক, আইন কখনো হাতে তুলে নেবেন না। আইনের জন্য তো আইনের রক্ষক আছে, আইনের ভক্ষক তো দরকার নেই। তাই আপনাদের অনুরোধ করব, কেউ কেউ প্ররোচনা দেবে কোনো ব্যাপারে, কিন্তু প্ররোচিত হবেন না। প্ররোচনার সময় যে মাথা ঠান্ডা রাখে সেই তো আসল জয় করে, তাই তো আসল জয় হয়। तो एक तरफ पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी लोगों से कानून हाथ में ना लेने की अपील कर रही है और दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी के नेता हैं जिनकी जुबान से जो शब्द निकल रहे हैं वो तो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। एक ओर शांति की अपील कर रही है ममता और दूसरी ओर उनकी पार्टी के नेता आंखें निकाल लेने जैसी भड़काऊ बातें कर रहे हैं। সকলের কাছে করজোড়ে অনুরোধ করব, দয়া করে আইন কেউ হাতে তুলে নেবেন না। প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন, আপনার বাবা দাদাদের অবস্থান রক্ষা করার দায়িত্ব যেমন আপনাদের তেমন আমাদের সকলের। ওয়াকফ সম্পত্তি কারোর বাপের সম্পত্তি নয়, ওয়াকফ সম্পত্তি একটা সম্প্রদায়ের সম্পত্তি। সেই সম্প্রদায়ের সম্পত্তির দিকে যদি কেউ চোখ তুলে তাকায় তার চোখ যেমন উপড়ে নেবেন, হাত তেমন ভেঙে দেবেন, একথা নিশ্চিতভাবে আপনাদেরকে দায়িত্ব দিয়ে বলতে পারি। तो पश्चिम बंगाल में जिस तरीके की हिंसा हुई है उसको लेकर बीजेपी अब ममता सरकार पर हमलावर है। तुष्टीकरण का आरोप लगाकर ममता सरकार पर निशाना साध रही है। जैसा कि जो आप लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की ममता सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही, सबके बीच में जो बांग्लादेशी आतंकी संगठन है उनका रोल भी सामने आ रहा है। देखिए, इन सबको साउथ 24 परगना के अंदर फेक आधार कार्ड बनवाने का काम तृणमूल कांग्रेस ही करती है। आज तृणमूल कांग्रेस तुष्टीकरण के नाम पर बंगाल की सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये पूरा का पूरा स्टेट स्पॉन्सर्ड है, क्योंकि अगर इनकी नीति और नियत इसको रोकने की होती तो ये मुर्शिदाबाद से शुरू हुआ, अब ये भांगार साउथ 24 परगना तक पहुंच चुका है और अभी तक पुलिस ने कोई भी कठोर कार्रवाई या प्रिवेंटिव अरेस्ट नहीं किए हैं। ममता बनर्जी के मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी ने कहा था हम पहले बाकी के जिलों को कॉन्कर करेंगे फिर कलकत्ता के अंदर आएंगे। इसके पीछे की इनविजिबल हैंड ममता बनर्जी है। लोग हैं जो कि पश्चिम बंगाल की सीमा के आसपास, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल की सीमा के इलाकों में मौजूद हैं, वो पिछले कई महीनों से कोशिश कर रहे थे इस तरीके का माहौल खराब करें। रामनवमी पर भी उनकी जो है तैयारी थी, लेकिन सतर्कता के चलते नहीं हो पाया। कि मशीनरी ने ये इंश्योर करा है कि कोई भी एंटी नेशनल तत्व वहाँ पे ना रह सके। वहाँ भी 40% मुसलमान है। ऐसा सिर्फ बंगाल में ही क्यों हो रहा है? क्योंकि ममता बनर्जी चाहती है ऐसा हो। ममता बनर्जी की साजिश बंगाल के अंदर कम्युनल टेंशंस को आगे बढ़ाने की है, इसीलिए वो कोई एक्शन नहीं ले रही। इसके पीछे ममता बनर्जी के राइट हैंड, लेफ्ट हैंड बॉबी हकीम है। वही केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी के पश्चिम बंगाल प्रदेश अध्यक्ष हैं सुकांत मजूमदार। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को पत्र लिखकर मुर्शिदाबाद हिंसा के दौरान हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर उन्होंने चिंता जताई है। सुकांत मजूमदार ने राज्यपाल से हिंसा के मामले में त्वरित हस्तक्षेप करने की अपील की है और साथ ही हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल शांति बहाल हो ये मांग की है।
सुकांत मजूमदार ने यह भी लिखा कि विस्थापित परिवारों की सुरक्षा और पुनर्वास, उनके सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से घरों में वापसी सुनिश्चित की जाए। हिंसा के मामले में सभी जो आरोपी हैं उनकी पहचान की जाए, हिंसा की न्यायिक जांच करवाई जाए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में धुलियान में हिंसा के बाद से पलायन का सिलसिला थम नहीं रहा। हिंसा के पीड़ित परिवार झारखंड के पाकुड़ पहुंच रहे हैं, जिन्होंने हिंसा की आंखों देखी खौफनाक हकीकत सुनाई। उन्होंने बताया कि धुलियान में कभी इस तरह का भयावह मंजर नहीं था। चारों तरफ इस बार दहशत का माहौल था। कई दुकानों को फूंक दिया गया, लूटपाट की गई, घरों पर हमले हुए, गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई और साथ ही उन्होंने बताया कि 70 साल पुराना घर, दुकान उनके तोड़ दिए। मुर्शिदाबाद से आए हैं, कल हम लोग आए हैं। सब डर के मारे हालत पूरा खराब है। तो जिसका जो रिलेटिव है वो अपने अपने शहर में छोड़ के चला जा रहा है। इससे बदतर इससे पहले कुछ नहीं हुआ है। ऐसा हालत हो गया है जो वहाँ रहना ही मुश्किल हो गया है। डर का माहौल जो पैदा हो गया कि हम लोग को उधर से इधर जान बचाने के लिए आना पड़ा और हम लोग अभी पाकुड़ में रुके हुए हैं। आंदोलन के लिए वो उधर सब लड़की को ज्यादा परेशान हो रहे हैं, इसलिए हम लोग तो लड़की को लेके आ गए हैं ना पाकुड़। इतना तो ठीक नहीं है, अगर ठीक होता तो हम लोग पाकुड़ क्यों आते, उधर ही रुकते ना। माहौल ठीक नहीं है इसलिए तो आ गए हैं। पश्चिम बंगाल में लगातार हो रही हिंसा की घटनाओं के बीच बीजेपी राज्य सरकार पर हमलावर। बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी ने बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा और पलायन के लिए सीधे ममता सरकार को जिम्मेदार ठहराया। बीजेपी को जवाब देते हुए पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री फरहाद हाकिम ने एक अजीब सा बयान दे दिया। वो कह रहे हैं कि पलायन जैसी कोई चीज तो हो ही नहीं रही है, लोग बंगाल से बंगाल में ही जा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन किसका हाथ में है? मुख्यमंत्री कहाँ है? जो पश्चिम बंगाल का जो अभिभावक है हम लोग का, वो कहाँ है? आप देखिए एक के बाद एक 4-5 दिन तो चल रहा है लगातार, लेकिन उन्होंने एक ट्वीट करके बस छोड़ दिया है, सोशल मीडिया में लिख के छोड़ दिया है। आप देखिए मुर्शिदाबाद के बाद अभी भांगड़ में हो रहा है, तो भांगड़ में अभी पुलिस के सामने पुलिस का गाड़ी जला रहा है, मोटर बाइक, घर, ऑटो, टोटो सब कुछ जल रहा है, पुलिस के सामने हो रहा है। पुलिस कुछ नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि ऊपर से नवान्न से मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि कुछ मत करो, उन लोगों को करने दो, क्योंकि उसको वोट बैंक का पॉलिटिक्स है। तो देश में कोई जगह में ऐसा घटना घट रही है जहां पे हिंदू लोग घर छोड़ के दूसरा जगह में शेल्टर रहे हैं। बहुत शर्म का बात है। मुख्यमंत्री को रिजाइन देना चाहिए। यहाँ पर ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है। बंगाल से बंगाल में ही जा रहे हैं, तो बंगाल सुरक्षित है बोल के देख जाएगा, सारी जगह जा रहे हैं। इससे बहुत बड़ा घटना गुजरात में घटी थी, उसके बाद भी लोग चुप था। आज ऐसा क्या घटना जो हुआ निंदनीय है, निंदनीय है। जो भी किया वो निंदनीय किया। इसका पीछे कौन है ये निकालना पुलिस के काम है और निकालेगा, मेरा विश्वास है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।